So, hello everyone, welcome back to a new lecture series CGPSC Tech for ACF presented by Bright Ventures Academy. आज के हम अपने इस लेक्चर में प्रोबेबली ये हमारा 6th लेक्चर है। मैं पिछले 2 दिनों से जो लेक्चर है वो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली आई वॉज लिट बिजी दिस डेज, मेरी भैया की शादी थी, तो extremely sorry for uploading the lectures very late, but I assure you कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पहले तक मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो पेपर 2 का सिलेबस है वो कंप्लीटली कवर हो जाए। और रही बात एमसीक्यूज़ की, तो हम पहले अपना थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं। आप थ्योरी पार्ट्स जो हैं इसके लेक्चर्स देखकर आप अपने नोट्स जो हैं फैक्ट्स के साथ, साइड पॉइंट्स के साथ, जिससे आप क्विकली रिविज़न कर सकें, ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। फिर लास्ट में हम एमसीक्यूज़ जो हैं वो भी इकट्ठे एक साथ पूरे सिलेबस का जितना ज़्यादा हो सके 200-250 जितने भी हम एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक साथ हम इकट्ठे जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो मैं साथ में आप लोगों को जो है एमसीक्यूज़ करा ही देती हूँ, लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं कि मैम एटलीस्ट आप 50 एमसीक्यूज़ कराएँ, 60 एमसीक्यूज़ कराएँ रिलेटेड टॉपिक से। तो इट इज़ क्वाइट अ ह्यूज नंबर एंड इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर के साथ-साथ एमसीक्यूज़ डेवलप करना इट इज़ क्वाइट टाइम टेकिंग, क्योंकि थ्योरीज़ तो मैं अपने जो है साथ में बनाती ही हूँ, फिर पीपीटी बनाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। एज़ यू ऑल नो कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं उनका टेक्नोलॉजी से थोड़ा डब्बा गोल होता है। तो इस वजह से ओके, ये तो सारी एक्सक्यूज़ेज़ हो गए। एक्सक्यूज़ेज़ को साइड करके हम आज अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हम अपने इस लेक्चर में किस-किस टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर व्यूअर्स, आज के हम अपने इस लेक्चर में जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं वो हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर में साइड फैक्टर्स तक की सारी बातें जो हैं उनको डिस्कस कर लिए थे और आज हम बात करने वाले हैं साइड क्वालिटी की। साइड क्वालिटी में हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स और फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर हम बात करेंगे उसका जो सब टॉपिक है सोलर रेडिएशन और टेम्परेचर के बारे में। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो क्वेरीज आती हैं कमेंट सेक्शन पर, कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप जो लेक्चर पढ़ाते हैं वो हमारे टॉपिक में या हमारे सिलेबस में है ही नहीं। बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे देखे कि मैं जो भी टॉपिक डील कर रही हूँ वो आउट ऑफ सिलेबस में पढ़ा रही हूँ। तो डियर व्यूअर्स, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, ये आपका सीजीपीएससी एसीएफ का सिलेबस है, ठीक। यहाँ पर आपका दिया हुआ है फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर की हमें जनरल इंफॉर्मेशन पढ़नी है। अच्छा, अब ये बात कि अभी तक मैंने आप लोगों का जितना भी लेक्चर लिया है, ठीक, पहले के जो 2 लेक्चर्स थे वो तो बेसिक्स थे। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है और मैं सीधे आपको वर्ड्स पढ़ा दे रही हूँ कैट, आप ऐसा समझिए कि आप फर्स्ट टाइम स्कूल गए, ठीक, और मैं सीधे आपको पढ़ा रही हूँ कि ये एप्पल की स्पेलिंग होती है APPLE। ना आपको अल्फ़ाबेट्स पता है ना कुछ पता है, ठीक, और मैं आप लोगों को सीधे पढ़ा रही हूँ एप्पल की स्पेलिंग होती है APPLE, कैट की स्पेलिंग होती है CAT कैट। तो क्या कोई जो नया बच्चा है उसको समझ में आएगा कि ये स्पेलिंग क्या होता है, कैट क्या होता है? नहीं, राइट। तो अगर आपको सिल्वीकल्चर के बारे में पढ़ना है तो जब आपको फॉरेस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे सिल्वीकल्चर के बारे में? आप किस तरीके से, और जनरल नॉलेज, यहाँ पर जो जनरल बोला हुआ है इस जनरल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा कि हम जनरल के अंदर, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो जनरल के अंदर का टॉपिक है या नहीं है? कैसे आप कैसे जज कर लिए कि मैं जो टॉपिक के बाहर का पढ़ा रही हूँ? ओके। और रही बात कि मैंने जो अपना पिछला लेक्चर आप लोगों को दिया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और इससे जो है आपको मैंने जो थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात की करी थी, मैं उससे रिलेटेड और एक लेक्चर लेकर आना चाहती थी जिसमें हम सारे फॉरेस्ट्री के डिपार्टमेंट्स के अंदर उनका हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, मिनिस्टर कौन है, ये सारी बातें हम करने वाले थे। लेकिन चूंकि आप लोगों का ये रिवर्ट आता है, कमेंट आता है कि मैम आप सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रही हैं, तो देखिए ऐसा है कि मैं जब खुद इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ,
तो मेरे मन में सिर्फ ये था कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं क्यों ना लोगों की हेल्प करूँ, क्योंकि ये जो नया पार्ट आया है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भेदभाव कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं जो पढ़ रही हूँ वही सेम टू सेम जो है मैं आप लोगों को डिलीवर कर रही हूँ। ओके। अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिल्वीकल्चर जनरल पूछा जाएगा आपके सीजीपीएससी एसीएफ के सिलेबस में, तो ये जनरल के अंदर क्या आएगा? यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला कि यूपीएससी का आईएफएस का जो मेंस का पेपर होता है उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका फॉरेस्ट्री। वहां के सिलेबस से उन्होंने हूबहू मैच कर दिया है। उन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर के टॉपिक को लिख दिया, ये सिल्वीकल्चर जनरल है, ठीक। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सिल्वीकल्चर जनरल है, ठीक है। तो अब यहीं से आपको क्या करना है, सिल्वीकल्चर जनरल के अंदर आप क्या पढ़ोगे, ये कहाँ से पता चलेगा आपको कि सिल्वीकल्चर जनरल के अंदर क्या आता है ना? तो ये मुझे यहाँ से पता चला कि सिल्वीकल्चर जनरल के अंदर जनरल सिल्वीकल्चरल प्रिंसिपल्स आते हैं, इकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन, ग्राफ्टिंग टेक्निक, साइट फैक्टर्स, नर्सरी एंड प्लांटिंग टेक्निक्स, नर्सरी बेड्स, पॉलीबैग्स एंड मेंटेनेंस, वाटर बजटिंग। तो ये सब आता है जनरल के अंदर और हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से कवर कर रहे हैं क्योंकि ये मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। समझ रहे हैं आप, मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये। तो हम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को ज्यादा डेप्थ में ना कवर करके, क्योंकि आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका जो पेपर टाइप होगा वो एमसीक्यूज होगा, तो इतना डेप्थ में जाके आप लोगों से नहीं पूछेगा। तो हम सिर्फ टॉपिक जो है वो ऊपर ऊपर से कवर कर रहे हैं। दिस इज द फैक्ट कि मैं जो है सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवा रही हूँ। इनफैक्ट मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं खुद जो प्रिपरेशन कर रही हूँ वही मैं डिलीवर कर रही हूँ यहाँ पर। ओके। और आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि मैम आप कौन सा बुक रिफर कर रही हैं, तो मैं न्यू विशाल पब्लिकेशन की कॉम्पिटिटिव फॉरेस्ट्री का जो बुक है मैं उसको रिफर कर रही हूँ, उससे मैं अपने नोट्स बना रही हूँ। जितने ज़्यादा वो जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं, यानी कि जो आईएफएस का, यूपीएससी का जो आईएफएस का एग्जाम होता है, मेंस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बुक उसके लिए है। तो उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिया हुआ है। अगर आपको बुक्स रिफर करना है तो आप डेफिनेटली उस बुक्स को रिफर कर सकते हैं। मैं उस बुक से जो ऊपर ऊपर से जो भी मोटा मोटा है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, मैं वहां से टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करके आप लोगों को डिलीवर कर रही हूँ। एंड आई होप यू पीपल आर क्लियर कि मैं, अगर आप लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रही हूँ तो आई कैन नॉट हेल्प यू आउट। आई होप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आज के अपने लेक्चर की तरफ बात करते हैं और देखते हैं। जैसे सपोज ये आपको कोई रीजन दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने साइट फैक्टर्स के बारे में बात करी थी। अब सपोज ये आपको कोई रीजन दिख रहा है और ये मैंने कह दिया लेट्स से कि ये चंबल रीजन है, ठीक। अब चंबल रीजन की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, चंबल के रेवाइंस हैं। तो चंबल के रेवाइंस में खास बात ये होती है कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन होता है वो काफी हाई होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉम्पोजिशन होता है वो काफी हाई होता है यहाँ पर आपको चंबल की रेवाइंस में। क्या होता है, आपको कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉम्पोजिशन है वो काफी हाई मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर प्लांटेशन करते हैं, अगर आप इस चंबल की रेवाइंस में प्लांटेशन करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर सपोज आपने कोई प्लांट लगाया, ठीक, सपोज आपने कोई प्लांट लगाया, तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो सबसे ज्यादा क्या ऑब्जॉर्व करेंगे, क्योंकि कंपोजिशन किसकी हाई है, CaCO3 की बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ के जो रूट्स होंगे उनको एज अ मिनरल क्या मिलेगा, CaCO3 मिलेगा, ठीक। इस वजह से क्या होगा, हार्ड पेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हार्ड पेन का मतलब क्या होता है, हार्ड पेन का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वहां पर किसका कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा हाई है, CaCO3 का जो है कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा हाई है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक। तो क्या होगा कि जब आप यहाँ पर पानी डालोगे तो यहाँ पर CaCO3 की वजह से जो मिट्टी है वो काफी सॉलिड हो जाएगी। मिट्टी काफी सॉलिड हो जाएगी तो ये जो रूट्स है वो ग्रो करना बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा ठोस हो गई है जमीन तो रूट्स जो है वो उसको जमीन फाड़ करके तो अंदर नहीं जा पाएगी ना, इसके पास इतनी ताकत नहीं होती है रूट्स के पास, ठीक। और क्या हो सकता है, धीरे धीरे डेफिनेटली प्लांट की ग्रोथ के लिए कुछ परसेंटेज तक जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हेल्पफुल होता है एज अ मिनरल। लेकिन अगर ये आपको एक्सेस में मिल रही है तो किसी भी चीज की अति भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, विनाशकारी हो जाती है।
तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैसा हो जाएगा, पॉइजन की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक, अब सपोज आपने क्या करी, यहाँ पे टीक की प्लांटेशन की, आपने क्या किया, टीक प्लांटेशन करना चाहा, कहाँ पर, चंबल रेवाइंस में। तो क्या होगा, टीक तो मर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में मिल रहा है, तो वो वहां पर ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम वहीं पर किसका, आंवला की प्लांटेशन करते हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आंवला की प्लांटेशन है, सॉरी मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिख दिया है तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। अगर हम यहीं पर चंबल रेवाइंस में अगर हम आंवला का प्लांटेशन करते हैं तो आंवला की जो खेती है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि CaCO3 जो है वो आंवला की ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, वो उसको मदद करेगा ज्यादा ग्रो करने के लिए। तो आंवला की ग्रोथ में CaCO3 जो है वो अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन अगर हम टीक की बात करें तो टीक के लिए वो बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा, पॉइजनस इन नेचर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से तो आप देखेंगे तो आंवला की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो जाएगी। तो ये क्या होता है आपका, यही आपकी होती है साइट क्वालिटी। मतलब मैं आपको किस बारे में बताना चाह रही हूँ, साइट की क्वालिटी। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, अगर आपको कहीं पे फॉरेस्ट्री करना है तो आप पहले साइट फैक्टर्स देखेंगे। ठीक, हमने साइट फैक्टर्स देखा, अब हमको क्या देखना है, साइट की क्वालिटी देखनी है। तो साइट की क्वालिटी आप कैसे देखते हो, द रिलेटिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी, की उस साइट में प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, ज्यादा से ज्यादा अपने जो पेड़ लगाए हैं या पौधे लगाए हैं उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसी है, उनका प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है एक पर्टिकुलर स्पीशी का। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि टीक जो है वो ग्रोथ, उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वहीं पर आप आंवला लगा देते हैं तो आंवला जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, है ना। तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में अगर हम बताएं तो साइट क्वालिटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। It shows how much nutrient rich is the soil, how well does the soil holds water, how deep is the soil, how much sunlight reaches the area, etc. ठीक, तो किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि उस साइट की क्वालिटी क्या है। ठीक, इस तरीके से, या मैंने यहाँ पर आपको हिंदी की भी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर दे रखी है, आप इस पे गो थ्रू कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो इस तरीके से, तो सबसे पहले हम अगर किसी भी पर्टिकुलर साइट को चूज कर रहे हैं, हमने देख लिया कि साइट क्या होती है, और अगर हम किसी पर्टिकुलर साइट को चूज कर रहे हैं वहां पर फॉरेस्ट्री करने के लिए, तो उसके लिए हमें इन चीजों का ध्यान देना होता है। ठीक, तो साइट क्वालिटी जो है क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी टू ग्रो। एक पर्टिकुलर स्पीशी वहां पर किस तरीके से ग्रोथ कर सकती है, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, साइट की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि साइट की जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं है। अभी तो मैंने बता दिया कि इस बेसिस पे हम मेजर करते हैं कि वो साइट की क्वालिटी किस तरीके से है। लेकिन साइंटिफिकली हम कैसे पता करते हैं कि साइट की जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं है। तो अगर हम बात करें तो जैसे नीति आयोग का अपना कोई इंडेक्स होता है, उस तरीके से हम देखते हैं कि साइट की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। तो अगर हम साइट क्वालिटी की बात करें तो हम दो तरीके से साइट की क्वालिटी को देखते हैं, मेजर करते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट वे, डायरेक्टली हम किस तरीके से साइट की क्वालिटी को देखते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट वे। तो इनडायरेक्ट वे वही कि वहां पर किस तरीके की मिट्टी है, वहां का लैंडफॉर्म कैसा है। इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब कि वहां पर जो स्पीशीज ग्रो कर रही हैं, ठीक, जिस तरीके की, सपोज लेट्स से एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वहां पर उस सॉइल, उस वेदर कंडीशन पे, उस लैंडफॉर्म में टीक की जो स्पीशीज है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है, तो टीक के जैसा ही जिसका क्या बोलते हैं, टीक के जैसी ही प्रॉपर्टीज वाला जो भी पेड़ होगा, लेट्स से साल हो गया, साल और टीक में काफी क्या होता है, काफी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती है। तो डेफिनेटली साल की भी अगर हम वहां पर फॉरेस्ट्री करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, काफी अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो ये तो हो गया हमारा इनडायरेक्ट वे। लेकिन अगर हमें फॉरेस्ट्री करनी है तो हम सिर्फ इनडायरेक्ट वे पे किसी साइट की क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते, हमें जाना होता है, हम बात करते हैं साइट इंडेक्स की। यहाँ पर ये सॉइल इंडेक्स लिखा गया है, ये गलत हो गया है, सॉइल इंडेक्स नहीं होगा, ये होगा साइट इंडेक्स। हमें वहां पर देखना होता है साइट इंडेक्स को।
ठीक। तो डायरेक्ट वे पे अगर हम जाते हैं तो डायरेक्ट वे को हम क्या कहते हैं, साइट इंडेक्स। अब साइट इंडेक्स को अगर हम ब्रीफली लर्न करने बैठे तो आप ब्रीफली हम नहीं देखते, आपको सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो सकता है कि साइट क्वालिटी क्या होती है। तो साइट क्वालिटी क्या होती है, जो कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के प्रोडक्टिव ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज योर साइट क्वालिटी। ठीक। अब अगर आप, और आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है कि साइट क्वालिटी को आप किस तरीके से मेजर करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेसिस हम साइट क्वालिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, वो होता है आपका साइट इंडेक्स होता है। इनडायरेक्ट मेथड सॉइल किस तरीके का है, लैंड फॉर्म किस तरीके का है, और इंडिकेटर स्पीशीज, अगर वहां पर कोई स्पीशीज अच्छे से ग्रो कर रही है तो वैसे ही मिलती जुलती प्रॉपर्टीज वाली स्पीशीज जो है वो भी क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। तो ये आपका क्या हुआ, साइट क्वालिटी के बारे में हुआ। अगर मैं आपको मोटा मोटा एग्जाम्पल दूं कि साइट इंडेक्स हम किस तरीके से मेजर करते हैं, तो साइट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो साइट इंडेक्स जो है वो कंप्लीटली बेस्ड करता है हाइट ऑफ ट्रीज पे। हम कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ ट्रीज से हम किसी भी साइट इंडेक्स को बताते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ट्रीज दिख रही हैं। ठीक। तो हर ट्री की, सपोज मैंने एक पर्टिकुलर एरिया लिया, सपोज मैंने ये एरिया चूज किया, अब मुझे यहाँ का साइट इंडेक्स निकालना है। तो मैं यहाँ के जितने ट्रीज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 100 150 जितनी भी ट्रीज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक, तो मैं उनका क्या करूंगी, हाइट नोट करूंगी, फिर एक एवरेज लेवल लूंगी यहाँ का हाइट का, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक। देखिए, हाइट और एज के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, साइट इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि साइट इंडेक्स को हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो जो मेन बेसिस होता है वो होता है आपका हाइट। हम हाइट के बेसिस पे मेजर करते हैं और फिर हम एज के बेसिस पे मेजर करते हैं। तो ये होता है आपका साइट इंडेक्स निकालने का तरीका। अब आपको इतने डेप्थ पे नहीं जाना है कि हम साइट इंडेक्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम वन डे एग्जाम एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछेगा। ठीक। चलिए, अब बात करते हैं साइट क्वालिटी क्लासिफिकेशन की है। तो अगर मैं साइट क्वालिटी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्या होता है कि जैसे हमने देख लिया कि ये जो साइट की साइट जो है, पहले तो अभी हमने देखा कि साइट की क्वालिटी हम किस तरीके से देखते हैं। अब हम उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि सपोज एक लैंड है, अगर वहां पर ज्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कोई स्पीशी जो है ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो अभी हमने जो साइट इंडेक्स निकाला, तो साइट इंडेक्स के बेसिस पे हम फर्स्ट क्लास साइट, सेकेंड क्लास साइट, थर्ड क्लास साइट, इस तरीके से हम साइट की क्वालिटी को क्लासिफाई करते हैं। अगर हमने देखा कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो थर्ड क्लास साइट पे बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, तो हम उस स्पीशी के लिए हमेशा कौन सी क्लास की साइट को प्रिफर करेंगे, थर्ड क्लास साइट को। अगर हमने देखा कि सपोज यहाँ पर ये जो साइट है इसको हमने सेकेंड क्लास दे दिया, तो हम देखेंगे कि जो स्पीशी है वो सेकेंड क्लास में ज्यादा अच्छे से उसकी प्रॉपरली ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, साइट क्वालिटी को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वहाँ पर सॉइल किस तरीके का है, और अगर वहाँ पे कोई ट्री लगी है इस एज में उसकी हाइट इतनी हो गई, और अगर हम वैसे ही सेम टू सेम स्पीशी जो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो पहली वाली स्पीशीज से थोड़ी मिलती जुलती, अगर हम उससे लगाते हैं तो वो भी इस साल में उसके जितना तो नहीं, उसके आसपास जो है हाइट शो करेगी, क्योंकि वहाँ का सॉइल ऐसा है, वहाँ का टेम्परेचर ये है, जो भी सारे फैक्टर्स को हम लोग सारे फैक्टर्स को हम देखकर क्या कर सकते हैं, किसी साइट की क्वालिटी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक। फिर अब हमें जो डिस्कस करना है वो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में साइट फैक्टर्स को डिस्कस किया था। साइट फैक्टर्स में हमने देखा था कि यदि हम कोई प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर सपोज हमने कोई सीड लगाया या हमने डायरेक्टली प्लांटेशन की, तो वो किस किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है। अब सपोज क्या हुआ कि उस साइट के पास जो है क्या है, नेशनल पार्क है, तो वहां पर हाथी आ गया, हाथी ने क्या कर लिया, इस प्लांटेशन जो आपने करी है उसको कंज्यूम कर लिया या रौंद दिया उसको, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बायोलॉजिकल फैक्टर हो जाएगा। ठीक। फिर अगर मान लो कि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, फ्लड आ गया, तो उस वो क्या हो जाएगा, आपका क्लाइमेटिक फैक्टर। अब क्लाइमेटिक फैक्टर में सिर्फ बारिश या फ्लड ही नहीं होता है,
ठीक, बहुत सारे मेजर फैक्टर्स आते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं वो हम देखेंगे। फिर हमने देखा था कि वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, सॉइल की कंडीशन कैसी है, तो वो आपका कौन सा फैक्टर हो जाता है, टोपोग्राफिक फैक्टर हो जाता है, लैंड फॉर्म कैसा है। ठीक, फिर हमने सॉइल के बारे में बात किया था। ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं जो कि साइट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और जब अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो ग्रो करने की वजह से वो कौन कौन से फैक्टर्स जो है उस पर वर्क कर रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है, साइड फैक्टर्स कहलाता है। तो आज के हम अपने इस लेक्चर में क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स को देखेंगे तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हमें जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो ये है कि देखिए यहाँ पर क्या है, आपको कोई एक पेड़ दिखाई दे रही है, तो अगर हम इस पेड़ को देख रहे हैं तो इस पेड़ को या इस पौधे को ग्रो करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सोलर रेडिएशन ये इफेक्ट कर रहा है। फिर ह्यूमिडिटी प्लस मॉइस्चर, अगर बारिश हो रही है तो उस बारिश को देखने की बारिश की वजह से ये जो पौधा है वो किस तरीके से उस पर रिएक्ट कर रहा है। ठीक, फिर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है वो भी वेरी कर रहा होता है। अगर हम दिन ब दिन की बात करें तो अगर हम रोज की बात करें तो रोज भी टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते। अगर सीजनल की भी बात करें तो सीजनल भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो टेम्परेचर में जब चेंजेस आते हैं तो ये प्लांट अपने किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, विंड अगर ज्यादा है तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यही सारी बातें आती हैं हमारी क्लाइमेटिक फैक्टर्स में। जैसे ये आपका पहला आ रहा है सोलर रेडिएशन। ठीक, फिर बात करेंगे हम टेम्परेचर के बारे में, किस तरह से टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है। फिर विंड कैसे इफेक्ट करता है, मॉइस्चर कैसे इफेक्ट करता है, फ्लड, अगर फ्लड आ रहा है तो प्लांट्स कैसे रेजिस्ट करता है कि वो अपना जीवन बचा सके। ठीक, अगर हम बात करें तो प्लांट्स और ह्यूमंस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। वो भी ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो भी अपनी लाइवलीहुड को बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं, एंड तक प्रयास करते रहते हैं। वैसे ही सेम पौधों के साथ भी होता है, प्लांट्स के साथ भी सेम होता है। प्लांट्स भी क्या करते हैं, अपने लाइवलीहुड को, अपने जीने के तरीके को बहुत ही दिन ब दिन अच्छा करते रहना चाहते हैं। अगर उनके सामने कोई मुसीबत आ रही है तो वो उस मुसीबत से कैसे लड़ रहे हैं, इन्हीं सारी बातों को हम प्लांट एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं, और इस बातों को भी हम अपने आगे के लेक्चर्स में ब्रीफली देखेंगे। प्लांट एडेप्टेशन भी आपका एक टॉपिक है फॉरेस्ट्री में, कि प्लांट किस तरीके से एडेप्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं अपने आसपास के माहौल के अकॉर्डिंग। ठीक, वहीं अगर हम बात करें तो प्लांट्स का भी जो जीवन की शुरुआत है वो सेल से ही होती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में काफी बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक, तो हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स में इन सारे टॉपिक्स पर ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स पे हम बात करने वाले हैं। अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि अगर हम किसी भी फैक्टर्स, अगर हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें, ठीक, फिर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी बात करेंगे, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स पे भी बात करेंगे। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। तो पहले तो उसमें होता है आपका कंसेप्चुअल पार्ट। अगर हम किसी भी फैक्टर को डील कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उसके कंसेप्चुअल पार्ट को देखते हैं कि वो फैक्टर क्या है, क्या काम करता है, किस जगह पे कैसे लगता है। ठीक, तो यही आपका होता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट। फिर बात आती है हमारी, अगर हम किसी फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके एप्लीकेशन पार्ट की। ठीक, कि वो फैक्टर ट्री पे किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है उस फैक्टर का। फिर हम बात करते हैं प्लांट एडेप्टेशन की। ठीक, जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा था, प्लांट को इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो प्लांट ने क्या किया, कैसे अडेप्ट किए उन सारे इफेक्टिंग फैक्टर्स को। तो अगर हम किसी भी फैक्टर की बात करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही जब हम सिल्वीकल्चर डिस्कस कर रहे थे, कि हम 4F के नाम से पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक, एडेप्टिक, बायोलॉजिकल एंड ऑल। ठीक, जितने भी फैक्टर्स थे मैंने आपको 4F के नाम से बताया था। तो अगर हम किसी भी फैक्टर को ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें एक तो होगा आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट का मतलब कि वो फैक्टर क्या है, उसकी फैक्टर क्या है, क्या काम करता है, किस जगह पे लगता है, कैसे लगता है, एरिया क्या है। तो आप इन सारी बातों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ लेते हो।
ठीक, तो ये पार्ट जो हो जाएगा आपका वो ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट्री में ये सारी बातें आपकी नहीं आएंगी। फॉरेस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ डील करना है एप्लीकेशन वाले पार्ट को, यानी कि वो फैक्टर ट्री को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट हो जाएगा। फिर प्लांट अडेप्टेशन, ठीक, जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा था वो प्लांट को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा था, तो ये सारी बातें जो है आपको फॉरेस्ट्री में पढ़ने के लिए देखना होता है। ठीक, कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो आपने ऑलरेडी जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, वो ज्योग्राफी वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले फैक्टर को देखते हैं और वो है आपका सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन की अगर हम बात करें, सोलर रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि सनलाइट से, ये जो पूरा का पूरा आपका जो क्लाइमेटिक फैक्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज योर सोलर रेडिएशन। तो ये कंप्लीटली बेस्ड है किस तरीके से, सन पे बेस्ड है, ठीक है, सनलाइट पे बेस्ड है। तो अगर हम सोलर रेडिएशन में जिन टॉपिक्स पर, जिन फैक्टर्स पे बात करने वाले हैं, वो एक तो ये है आपका सोलर कांस्टेंट, एल्बेडो, इंसोलेशन, अल्टीट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल वेरिएशन। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला होता है आपका कंसेप्चुअल पार्ट, फिर आता है एप्लीकेशन पार्ट और फिर आता है प्लांट अडेप्टेशन पार्ट। तो जब हम सोलर रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला ये वाला जो आपके पार्ट्स हैं, ये हैं आपके कॉन्सेप्चुअल पार्ट, यानी कि इन सभी के बारे में आपने ऑलरेडी जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ लिया है। लेकिन अगर फिर भी, क्योंकि हम एमसीक्यू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इन टॉपिक से भी जो क्वेश्चन है वो पूछ ले। ठीक, तो अगर हम सोलर कांस्टेंट की बात करते हैं तो सोलर कांस्टेंट हमारा क्या होता है, द रेट एट विच एनर्जी रीचेस द अर्थ सरफेस। ठीक, जो सन से जो एनर्जी जो है वो कितने रेट में, कितनी स्पीड में अर्थ सरफेस पे पहुंच रही है फ्रॉम द सन, ठीक, तो वही आपका क्या होता है, सोलर कांस्टेंट होता है। यूजुअली अगर देखा जाए तो इट हैज बीन टेकन एज 1388 वॉट्स, 1388 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। अगर हम सोलर कांस्टेंट की बात करें तो 1388 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर होता है। ठीक, फिर आपका आता है एल्बेडो। अगर हम एल्बेडो की बात करें तो ये क्या होता है, द प्रपोर्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट और रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस, टिपिकली दैट ऑफ अ प्लैनेट और मून। इसको ऐसे समझिए कि सपोज ये कोई आइसबर्ग है, आइस माउंटेन है और यहाँ पर कोई सरफेस है। ठीक, तो ये जो सनलाइट यहाँ पर है, तो ये सनलाइट कितनी तेजी से रिफ्लेक्ट करेगी, तो सबसे पहले तो वो कहाँ पड़ेगी, इस आइसबर्ग पे पड़ेगी क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे जो एल्बेडो होगा वो 50 to 55% होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर ये जो नीचे वाले सरफेस की बात करें तो यहाँ पर कितना होगा अल्बेडो, 5 to 10% होगा। मतलब अल्बेडो का मतलब क्या होता है कि जो इंसिडेंट लाइट और रेडिएशन है जो कि वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है सरफेस से, ठीक, तो वही आपका क्या कहलाता है, अल्बेडो कहलाता है। ठीक, फिर आता है इंसोलेशन। तो इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग अ गिवन एरिया। कि सोलर रेडिएशन, सपोज कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में सोलर रेडिएशन कितना पहुंच रहा है, अगर हम एक कोई पर्टिकुलर एरिया पे बात करें सोलर रेडिएशन की, ठीक, कितने अमाउंट पे सोलर रेडिएशन जो है इस पर्टिकुलर एरिया पे पहुंच रहा है, वही आपका क्या होता है, इंसोलेशन होता है। ठीक, तो ये तो सारे हो गए आपके कंसेप्चुअल पार्ट कि ऑल्टीट्यूडनल और लैटिट्यूडनल वेरिएशंस क्या होते हैं, ये सारे आपके क्या हैं, ज्योग्राफिकल पार्ट हैं। ठीक, फिर देखते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट, ये जो सनलाइट है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है पेड़ पौधों पे, ठीक है, जंगल के जो पेड़ हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन इस लाइट का। और इस लाइट को अगर हम सिर्फ इफेक्ट्स के बारे में भी इफेक्ट ही देखते हैं, या फिर आप उस लाइट को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे वो जो लाइट पेड़ पे पड़ रही है तो आप किस तरीके से उस लाइट को आप हथियार के रूप में यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है, एक तो होता है इफेक्ट ऑफ लाइट, मतलब कि अगर उस लाइट से प्लांट को कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे। ठीक, फिर अगर हम यूज एज अ टूल की बात करें तो आप इन अ पॉजिटिव वे आप किस तरीके से उस लाइट को राइट डायरेक्शन में आप किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ में हेल्प लेकर आ सकते हो, है ना। यानी कि अगर कोई फॉरेस्टर अगर फॉरेस्ट्री कर रहा है तो वो लाइट को किस तरीके से अपने हथियार के रूप में यूज करेगा, इस तरीके से।
ठीक। फिर अगर हम देखें तो एक होता है प्लांट अडेप्टेशन, और फिर लाइट की वजह से प्लांट जो है वो अपने आप को किस तरीके से ढाल रहे हैं, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ लाइट की। तो अगर मैं इफेक्ट ऑफ लाइट की बात करूं, तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई प्लांट अ, उगता है, ठीक है, जब जैसा कोई भी पौधा होता है, तो वो हमेशा कौन से कलर के आपको दिखते हैं, मतलब मैक्सिमम जो होता है वो आपको हमेशा ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं, है ना। अगर कोई भी प्लांट है तो वो आपको ग्रीन कलर में ही शो होगा। तो अब ये जो ग्रीन कलर है वो किस वजह से हो रहा है, ठीक। इट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, है ना। आपको पता है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर इसको किस वजह से मिल रहा है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, है ना, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो अब ये जो क्लोरोफिल है इसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, सिंथेसिस मतलब ये क्लोरोफिल जो बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, बिकॉज ऑफ सनलाइट। सनलाइट है तो ये जो क्लोरोफिल है, मतलब जो प्लांट्स हैं वो आपको ग्रीन कलर के दिखेंगे। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो कंटिन्यूसली बन रहे हैं, उनकी सिंथेसिस हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सन है, ठीक। अब सन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो क्या होगा, आपका क्लोरोफिल जो है उनकी भी सिंथेसिस होगी। ठीक, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जब नवरात्रि का जो टाइम होता है, हम लोग ज्वारा जो है वो बोते हैं। ठीक, तो जब ज्वारा आप बोते हो तो आप देखते हो कि अगर ज्वारा जो है अगर वो बाहर एरिया पे रखा हुआ आपने, ठीक है, मतलब ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर सनलाइट आ रही है, तो वो कंप्लीटली जो है वो आपको ग्रीन कलर का दिखेगा। लेकिन सपोज आपने ऐसी जगह पे ज्वारा बोया है जहां पर सनलाइट का पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, तो ज्वारा उगेगा तो जरूर, लेकिन वो आपको परफेक्ट ग्रीन कलर में नहीं दिखेगा। वो जो है आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ज्वारा तो नहीं है, बट मैंने अब मुझे वैसा कोई पिक्चर मिला नहीं तो मैंने इस पिक्चर को डाल दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पौधा है ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, बट उसके जस्ट बाजू में जो पौधा रखा है वो आपको येलो कलर का दिख रहा है। इट इज बिकॉज कि इस वाले पौधे पर जो है सनलाइट जो है वो रीच नहीं कर पाई है। ठीक, अब अब सनलाइट रीच नहीं कर पाई है तो क्या हो रहा है, क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं हो रही है। क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं हो रही है तो वो जो ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स को मिलता है क्लोरोफिल की वजह से, अब जो जब वो ही नहीं बन पा रहे हैं, उनकी सिंथेसिस नहीं हो पा रही है, तो ये जो प्लांट है ये अपना कलर जो है वो क्या कर चुके हैं, लॉस कर चुके हैं। अब इसको एक नया कलर मिल गया, दैट इज व्हाट, दैट इज येलो कलर, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सनलाइट जो है उस तक नहीं पहुंच पा रही है। अब जब प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट नहीं मिल पाता है तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। अब जब क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है तो क्लोरोफिल जो उसमें पहले से था तो वो क्या होता है, डिटेरियोरेट होने लगता है, और क्लोरोफिल जो है वो डिटेरियोरेट होने लगता है, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इटियोलेशन। एटियोलेशन, ETIOLATION। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज इटियोलेशन, वो किससे रिलेटेड है। तो क्या होता है, डिटीरियोरेशन ऑफ क्लोरोफिल, एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट, सनलाइट। ठीक, तो इस तरीके से फिर क्या होता है, अगर हम इफेक्ट ऑफ लाइट की बात करें, तो अगर कोई सीड जर्मिनेट हो रही है और अगर उसको प्रॉपर अमाउंट पे लाइट नहीं मिल रही, तो ये जो कॉटिलिडॉन निकला है वो कॉटिलिडॉन जो है वो निकल ही नहीं पाएगा और आपका जो सीड है वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। अगर सपोज कि आप जो खेती करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल धान की खेती अगर हो रही है, तो अगर हम उसको बंद कमरे में करेंगे तो क्या जो धान से, जो धान का जो बीज, धान जो हमने बोया हुआ है उसमें से जो कॉटिलिडॉन है, मतलब ये जैसे जब लाइफ स्टार्ट होती है किसी बीज से, जब अंकुर निकलता है किसी बीज से, उसे हम कॉटिलिडॉन कहते हैं। ठीक, तो वो जो है सीड जो है वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक, तो वही है। तो अगर हम बात करें सीड जर्मिनेशन की, तो एक टाइप के सीड होते हैं आपके फोटो एक्टिव और एक होते हैं आपके स्कॉटो एक्टिव। स्कॉटो एक्टिव, तो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो इज द वर्ड डिनोटिंग लाइट। फोटो जो वर्ड होता है आपका वो लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी फोटो एक्टिव सीड होंगे उनको तो जर्मिनेशन के लिए लाइट की ही जरूरत होगी। अब स्कॉटो का मतलब होता है डार्क,
आपने सुना होगा लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो बायोलॉजी में हम जब न्यूट्रिशन प्रोसेस पढ़ रहे होंगे प्लांट्स का तो उसमें हम देखेंगे लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। ठीक, तो क्या होता है कि सीड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फोटो एक्टिव और एक होते हैं स्कॉटो एक्टिव। स्कॉटो एक्टिव का मतलब कि उस सीड को जर्मिनेट होने के लिए लाइट की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी फोटो एक्टिव सीड्स को है। ठीक, तो इस तरीके से तो ये एक इफेक्ट हो गया कि सीड ऑफ जर्मिनेशन पे भी वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। फिर क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन पे भी इफेक्ट करेगा। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो आपका क्या होता है, वाटर होता है। ठीक, तो प्लांट क्या करते हैं, जितनी वाटर उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरत होती है, मिनरल्स उनको जितनी जरूरत होते हैं, वो क्या करते हैं, उतना वाटर जो है वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। लेट्स से क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल डाटा की बात करें तो प्लांट जो है वो 2% वाटर जो है उनको सिर्फ जरूरत होती है, बाकी 98% जो है वो इवापोरेट हो जाती है विद द बिकॉज ऑफ लाइट, है ना। तो प्लांट्स जो है वो वाटर जो है इवेपोरेट कर देते हैं, और इसी वाटर को पासिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट और लीफ, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो है वो भी आपका क्या है, इफेक्ट ऑफ लाइट। अगर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा कि प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करने लगेंगे। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज की अति जो होती है वो अच्छी नहीं होती, हानिकारक होती है, राइट। तो अगर प्लांट्स जो है वो जरूरत से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने लगेंगे तो उनमें क्या होगा, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक, अब ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो जो पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो अगर प्लांट पे लाइट पड़ रही है तो वो क्या करेंगे, और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो है वो मतलब प्लांट्स जो है वो वाटर इवेपोरेट करने लगेंगे, और फिर जो है प्लांट जो है वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। ठीक, फिर क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, ये कोई प्लांट है, तो ये उसका कौन सा पार्ट हो गया, ठीक, एक्सियल पार्ट हो गया, ठीक है, एपेक्स, एपेक्स है ये इसका। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सनलाइट पहुंच रहा है इस प्लांट पे। अब इस प्लांट पे जब सनलाइट पहुंच रहा है तो क्या होगा कि इसको सनलाइट क्यों चाहिए, पहला तो यहाँ पर रीजन ये लिखा हुआ है कि रिक्वायर फॉर स्टोमेटा ओपनिंग। स्टोमेटा खुलेगा तो क्या होगा कि वो जो है प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जब इनटेक कर रहे हैं उसी वजह से तो क्या हो रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो सब अगर लाइट सनलाइट पहुंच रही है, स्टोमेटा ओपनिंग हो रहा है, तभी तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, क्लोरोफिल सिंथेसिस का प्रोसेस होगा। ठीक, तो अब क्या हो रहा है कि अब जब लाइट पड़ रही है तो यहाँ से जब सारी चीजें हो रही हैं तो एपेक्स डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो है प्लांट जो है वो मिनरल्स की तरफ, प्लांट्स में जो है वाटर और मिनरल्स का प्रॉपरली क्या हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है ना। अब अगर जो है सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स में जो वाटर्स और मिनरल्स है उनका प्रॉपरली रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, मतलब फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि फोटो इज द टर्म विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, लाइट। तो फोटो रेस्पिरेशन तो नहीं हो पाएगा। ठीक, फिर अब ये जो सनलाइट है नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, तो सीड जो है वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से जो है सनलाइट जो है वो इफेक्ट करता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ को। ठीक, तो अब यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लाइट। ठीक, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि इट रेगुलेट्स प्लांट्स हाइट एंड रूट ग्रोथ। अगर रूट का ग्रोथ नहीं होगा, रूट का ग्रोथ रुक जाएगा तो प्लांट का यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, राइट। तो जाइलम और फ्लोएम क्या कर पाएंगे, वाटर और मिनरल्स का जो प्रॉपर सप्लाई है वो पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे अगर रूट्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ठीक, इस तरीके से फिर अब देखते हैं कि किस तरीके से आप लाइट को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, कि अगर कोई फॉरेस्टर, हाउ कैन अ फॉरेस्टर यूज लाइट एज अ टूल। अगर कोई फॉरेस्टर फॉरेस्ट्री कर रहा है तो वो लाइट को एज अ टूल किस तरीके से यूज कर सकता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा लाइट इंक्रीमेंट। लाइट इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम कोई प्लांटेशन कर रहे हैं,
ठीक, जैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं प्लांटेशन, ये देखिए ये जो है ये आपका कॉटिलेडॉन कहलाता है। ठीक, दिस इज योर कॉटिलेडॉन। तो अगर हम प्लांटेशन की जाती है तो सपोज कि हमने प्लांटेशन करी, ठीक, यहाँ पर एक बीज लगाया, 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 या प्लांटेशन कर रहे हैं, पौधे रोप रहे हैं, या तो बीज के फॉर्म में या तो प्लांट्स के फॉर्म पे। ठीक, तो अब अगर प्लांटेशन की जाती है तो जैसे देखिए ये, तो अगर मैं मान लूं कि इस वाले प्लांट पे और इस वाले प्लांट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 मीटर है। ठीक, जैसे 9 मीटर है, क्योंकि ये दोनों मिला के 10 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं गैप जो है 9-9 मीटर की जो गैप है वो छोड़ दे रही हूँ, ये सोच के कि इनकी फाइनल एज जब होगी तब तो इनको 10 मीटर का जो है प्रॉपर जो है वो ग्रोथ इनका 10 मीटर के एरिया में होता है, तो मैं इसलिए बीच में जो है 10 मीटर का गैप जो है वो छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अब मैं इतना डिस्टेंस छोड़कर लगा रही हूँ, तो क्या होगा कि रेनफॉल होगा। अब रेनफॉल होगा तो डायरेक्टली जो पानी है वो इस खाली जगह पे गिरेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी तो हमने बीज ही उगाए हैं या छोटे छोटे पौधे ही लगाए हैं, तो ये जो पूरा एरिया तो ये खाली है, और मैंने ये सोच के ये जगह खाली छोड़ दी है कि क्या होगा कि 5 साल बाद या 6 साल बाद या 10 साल बाद जब भी उस प्लांट ट्री की जो भी फाइनल एज होगी, जब वो बड़े होंगे तो उनके क्राउन को प्रॉपरली जगह चाहिए फैलने के लिए, तो उस टाइम को सोच के मैंने यहाँ पर 9 मीटर की जो जगह है वो खाली छोड़ दी। ठीक, अब जब बारिश हो रही है तो बारिश तो सीधे यही होंगी, तो यहाँ पर ये जो खाली मिट्टी पड़ी हुई है वहां पर क्या हो जाएगा, पानी तो डायरेक्टली यहीं पर गिरेगा, तो रन ऑफ सॉइल हो जाएगा, मतलब सॉइल इरोजन हो जाएगा। अब सॉइल इरोजन हो रहा है, अब कुछ समय बाद जब पानी बंद हो गया तो वहां पर क्या होगा, वीड्स उगाएंगे, है ना, और वीड्स जो है वो बहुत ही तेजी से उगते हैं, मतलब उनकी रेट को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि अगर आप एक वीड हो गया तो उसे डबल ट्रिपल चौपल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, लॉस ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। ठीक, लॉस ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, तो सॉल्यूशन ये है कि स्टार्टिंग में आप 1-1 मीटर की दूरी में प्लांटेशन करो। स्टार्टिंग में आप क्या करो, 1-1 मीटर की दूरी में प्लांटेशन करो, ताकि स्पेस जो है वो नहीं रहना चाहिए, इससे क्या होगा, आपके रिसोर्सेज का लॉस नहीं होगा। ठीक, अब 4-5 साल बाद आप देख रहे हैं कि पेड़ जो है वो इस तरीके से बड़े हो गए। ठीक है, पेड़ जो है वो इस तरीके से क्या हो गए, बड़े हो गए। अब इनके जो क्राउन है वो आपस में क्या हो रहे हैं, टकराने लग रहे हैं। देखिए ये जो अब इनकी आपस का जो क्राउन है वो क्या हो रहा है, टकराने लग रहा है। अब दोनों की ग्रोथ जो है वो रुकने लगेगी, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, क्राउन जो है वो टकराने लग रहे हैं। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज कि यहाँ से कोई ब्रांच निकल रही है, इसकी ब्रांच यहाँ से निकल रही है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, टकराने लग रहे हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उन ब्रांचेस को थिनिंग करनी पड़ेगी, है ना, बीच बीच में हमें थिनिंग करते रहने पड़ेगी, ताकि ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। अब एक्चुअली क्या होगा कि सारे सारे पेड़ जो हैं उनके बीच एक तरीके का कंपटीशन चलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेड़ और ह्यूमन बीइंग्स में बहुत ही सिमिलैरिटीज होती हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि एक तरीके का इनकी तरफ क्या, इनके बीच क्या होता रहेगा, कंपटीशन होगा, किसके लिए, लाइट के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब इनको भी प्रॉपर ग्रोथ के लिए किसकी जरूरत है, लाइट की जरूरत है ना। तो क्या होगा कि जो ज्यादा ऊपर तक पहुंचेगा, अगर सपोज ये वाला पेड़ जो है वो इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा लंबी है बाकी पेड़ों के कंपैरिजन, तो पूरा का पूरा लाइट तो यही ले लेगा, है ना, तो पूरा का पूरा लाइट, मतलब जो सबसे ज्यादा ऊपर तक पहुंचेगा पूरी लाइट्स उसकी। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी पूरी पूरी एनर्जी किस पे लगा देते हैं, किस पे फोकस करते हैं, पूरी पूरी एनर्जी जो है वो अपनी ग्रोथ पे लगा देते हैं, हाइट ग्रोथ पे, है ना। अब पूरी ट्रीज जो है वो हाइट पे फोकस करके बढ़ने लगी हैं, तो अब क्या होगा कि उसके जो नीचे वाले ब्रांचेस हैं, सपोज ये जो प्लांट है, ये प्लांट है, अब ये किस पे फोकस कर रहा है, अपनी हाइट ग्रोथ पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। अब ये क्या हो गया, अच्छा खासा लंबा हो गया, अब पूरा का पूरा जो लाइट है वो उसको यहाँ पर मिल रही है। अब उन बेचारों का क्या, जो नीचे के ब्रांचेस हैं वहां तक तो लाइट नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि लाइट जो सनलाइट है वो कहाँ पहुंच, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ पड़ रही है। ठीक, तो अब जो नीचे वाले ब्रांचेस हैं वहां पर लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, और फिर उसके जो नीचे के ब्रांचेस हैं वो क्या होते हैं, सूखने लग जाते हैं,
क्यों? क्योंकि नीचे वाले वहां पर जो है वहां पर लाइट तो पहुंच नहीं रही है। जब लाइट नहीं पहुंच रही है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो मिनरल्स कैसे पहुंचेंगे वहां तक, है ना? जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो मिनरल्स भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो ट्री क्या करता है, उन ब्रांचेस को सुखा के उन्हें अपने से अलग कर देता है। ठीक, अब ट्री भी क्या बोल रहा है, ट्री भी यही बोल रहा है कि अब मैं उस तक तो लाइट नहीं पहुंच पा रही, अब वो जो ब्रांचेस हैं वहां पर वहां की जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनके ब्रांचेस को क्या कर देते हैं, सुखा के अपने से उसको अलग कर देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, नेचुरल प्रूनिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नेचुरल प्रूनिंग। ठीक, नेचुरल प्रूनिंग के नाम से जानते हैं। तो अब क्या हुआ कि सपोज ये क्या है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पौधा है। अब पूरी की पूरी लाइट जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। ठीक, तो अब क्या होता है, जैसे कोई पौधा है यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है, अब यहाँ से कोई ब्रांच निकल के आई उसकी। ठीक, तो अब इस वाले ब्रांच पे इसको देखो, दोनों तरफ से एनर्जी लगेगी। एक तो यहाँ पर से उसको ग्रेविटेशनल एनर्जी लगेगी, तो ये जो ब्रांच है वो क्या करेगा, झुकने लगेगा, है ना? और फिर क्या, अब अगर इसको क्या करना है, एक पेड़ जो है उसको बैलेंस करना है, अपने आप सीधा खड़ा रहना है ना उसको, क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, यहाँ से ब्रांचेस निकल आए, तो वो ब्रांच अपने आप को सीधा खड़ा करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से एक और ब्रांच निकालेगा। ठीक, यहाँ से एक और ब्रांच निकालेगा। अब ये जो ब्रांच निकाल रहा है तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो कैसे डाइवर्ट हो गई, अब ये जो ग्रेविटेशनल एनर्जी थी वो इसको नीचे की तरफ खींचेगी। ठीक, तो यहाँ पर अब जब यहाँ से एक ब्रांच आई तो अब वो जो एनर्जी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बराबर से डिवाइड हो गई। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर नॉट्स पड़ने लगते हैं, गांठ जैसी बन जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को क्या करना है, पकड़ के रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए, इस प्लांट को, ट्री को अच्छे से खड़ा रखने के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, गांठ की तरह जो है वो बन जाती है, और हाइट जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो सारे ब्रांचेस को नीचे की तरफ खींच रहा है, जो साइड ब्रांचेस है, प्लस यहाँ पर नॉट्स बनने लग गए। अब हाइट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। ठीक, तो क्या कर रहा है, पेड़ों की जो प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। ठीक, पेड़ों की जो प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। तो ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने के लिए अब क्या करना पड़ता है, हमें आर्टिफिशियल प्रूनिंग करनी पड़ती है। एक तो नेचुरल प्रूनिंग क्या हो गई कि पेड़ जो है वो खुद ही खुद ही जो है अपने आप से पेड़ों की टहनियों को जो है वो अलग कर दे रहा है। ठीक, अब क्या होता है, एक तो ये रीजन हो गया कि लाइट जो है वो पूरी तरीके से प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है, तो वो क्या हो गया, पेड़ जो है अपनी टहनियों को अपने आप से अलग कर दे रहा है। लेकिन सपोज क्या हो रहा है कि अगर कोई छोटा पेड़ है, लेट्स से कि ये बहुत ही बड़ा, ये छोटा पेड़ है, तो यहाँ पर लाइट जो है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही, इसकी हाइट भी जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पा रही है। क्यों ग्रो नहीं कर पा रही, मैंने अभी आपको रीजन बताया कि अगर कोई पेड़ यहाँ से बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर नॉट्स पड़ने लग जाती हैं, और वो अपने आप के प्रॉपरली बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो वहां पर नॉट्स पड़ जाती हैं, तो वो अपनी हाइट को जो है वो इंक्रीज करना भूल जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि ये जो है, इन डालों को आप काट दीजिए। तो अगर आप काट दे रहे हैं तो अब उसके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको नीचे की तरफ पुल नहीं करेगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जब उसको नीचे की तरफ पुल नहीं कर रही है तो ये जो हाइट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी, है ना? तो ये आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रूनिंग होता है, और यही आपका क्या होता है, स्टेज 2। ठीक, यहाँ पर हम क्या बात को समझ रहे हैं कि आप लाइट को किस तरीके से एज अ टूल आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, हथियार की तरह। तो स्टेज 1 में हमने क्या देखा कि ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। स्टेज 2 में क्या देख रहे हैं हम कि उनकी प्रॉपर हाइट के लिए आप उनकी क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियल प्रूनिंग कर रहे हो। ठीक, अब स्टेज 3 में देखिए क्या होता है कि नेचुरल प्रूनिंग या आर्टिफिशियल प्रूनिंग जो भी हो गई, उसके बाद जो है बिकॉज ऑफ सो मेनी नोट्स, यहाँ पर बहुत सारे नोट्स हो जाते हैं, है ना? आपने साइड से डालों को तो काट दिया, लेकिन यहाँ पर तो नोट्स बन गए ना, उसके टिम्बर में, उसके वुड में, बीच में जो उसका स्टेम है वहां पर तो नोट्स बन चुके हैं। ठीक, तो बिकॉज ऑफ सो मेनी नोट्स पेड़ के जो स्टेम है वो पतले होते जाते हैं। ठीक, पेड़ के जो स्टेम है वो क्या हो जाते हैं, पतले होते चले जाते हैं, क्योंकि अभी भी लाइट जो है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि पेड़ जो है वो बड़े हो गए। आपने डिस्टेंस कितना रखा था, 1-1 मीटर का डिस्टेंस रखा था, है ना? तो अब लाइट जो है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है। तो अब हमें क्या करना है, हम फॉरेस्ट्री कर क्यों रहे हैं कि हमें उसकी जो टिम्बर है
अब देखिए हाइट तो बढ़ रही है ना, हाइट तो बढ़ रही है, लेकिन हमें किसका मार्केट प्राइस किसकी है, टिम्बर की है। अब जब टिम्बर अच्छे से मोटा ताजा नहीं होगा तो हमें उस टिम्बर की रेट कैसे मिलेगी, है ना, तो मार्केट वैल्यू तो कम हो जाएगी। तो ऐसे में क्या किया जाए कि हमने क्या किया, बीच के जो पेड़े हैं उसको निकाल के फेंक दो, है ना। लेट्स से कि अगर ये दोनों पेड़ के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बट वो सिर्फ लंबाई बढ़ रही है, उसकी जो थिकनेस है वो नहीं बढ़ रही है। तो हमने क्या किया, धीरे से यहाँ के बीच के पेड़ जो है उनको निकाल लिए। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि उस टिम्बर की कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, तो फॉरेस्ट्री करने का कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना। तो हमने क्या किया कि बीच के एक दो पेड़ जो है वो निकाल लिए। अब बीच के एक दो पेड़ निकालने से क्या हुआ कि अब जो लाइट है वो प्रॉपरली जो है क्या करेंगी, कहाँ तक पहुंचेगी, स्टेम तक, क्योंकि अब जगह जो है काफी अच्छे से उनको मिल रही है लाइट के पहुंचने तक। तो अब जो पेड़ है वो हाइट के बेसिस पे भी ग्रो करेंगे और थिकनेस के बेसिस पे भी ग्रो करेंगे, है ना। तो अब क्या हो गया, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, लाइट इंक्रीमेंट। ठीक, कि किस तरीके से लाइट के बढ़ने से जो पेड़ है हमारा वो हाइट के बेसिस पे भी ग्रो कर रहा है और थिकनेस के बेसिस पे भी ग्रो कर रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि लाइट का एक और इशू आता है, ठीक, स्पीशीज के ऊपर। मींस ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनको ग्रोथ के लिए लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, लाइट डिमांडर स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जिनको ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइट डिमांडर स्पीशीज। ठीक, दूसरी स्पीशीज वो होती हैं जिनको लाइफ के लिए ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, शेड ही शेड चाहिए, उनको लाइट की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, शेड डिमांडर। ठीक, फिर और ये फिर जो होते हैं क्या, आपके लाइट, फिर आपकी एक तीसरी स्पीशीज आती है कि वो जो रहते हैं वो कॉम्प्रोमाइज वाले स्टेज पे होते हैं, लाइट मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, शेड बियरर। ठीक, तो हमने क्या बोला कि लाइट की वजह से इश्यूज आती है किस पे, स्पीशीज के ऊपर पे। मतलब कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनको ग्रोथ के लिए लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, लाइट डिमांडर स्पीशीज। ठीक, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जो लाइट है बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है वहां पर। ठीक, तो इसलिए वहां के जो पीपल्स होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं वो थोड़े सांवले होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। तो वैसे ही वेस्ट इंडीज की भी अगर हम बात करें कि वहां पर जो सनलाइट होती है वो बहुत ही ज्यादा पड़ती है, तो वहां पे जो स्पीशीज हो गए वो कैसे हो गए, जितने भी पेड़ पौधे हो गए वहां के सारे लाइट डिमांडर हो गए। कि अगर हम वहां की स्पीशीज को किसी कोल्ड रीजन में ले गए जहां पर लाइट जो है ज्यादा नहीं पड़ती तो वो मर जाएंगे, है ना। तो वो क्या, वहां पर वो कैसे होते हैं, बेसिकली ब्रॉड लीव्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है वो काफी ब्रॉड लीव स्पीशीज होती है। फिर दूसरी स्पीशीज वो होती है जिनको लाइफ के लिए या ग्रोथ के लिए शेड ही शेड चाहिए, शेड डिमांडर। मतलब उनको सिर्फ लिमिटेड लाइट की जरूरत होती है, एकदम लाइट की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो वो आपके क्या होगा, शेड डिमांडर। फिर तीसरे होते हैं शेड बियरर, लाइट मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, इस टाइप का। ठीक, तो यहां से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो टेबल बना हुआ है, इससे आपको तो 100% क्वेश्चन बन सकता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है कि सपोज पॉपुलर स्पीशीज मैंने आपको बताया कि काफी एक्सोटिक स्पीशी होती है ये, अगर हम फॉरेस्ट की बेसिस पे बात करें। तो पॉपुलर जो है वो कैसी स्पीशी है, लाइट डिमांडर है कि शेड बेरर है या शेड डिमांडर है, या आपको कुछ नाम दे देगा ये कौन सी उसमें आते हैं, लाइट है कि लाइट बेरर है, शेड बेरर है। इस तरीके से आपको जो यहाँ से एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है। पहला है हमारा माउंट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो माउंट टेम्परेट फॉरेस्ट में लाइट डिमांडर स्पीशी जो है वो हमारा है पॉपुलर, फिर देवदार और फिर सिल्वर फिर। ठीक, ये हमारे कहाँ का है, माउंट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो माउंट टेम्परेट फॉरेस्ट के लिए आप ऐसे याद रख लीजिए पीडीएफ, पीडीएफ। ठीक, तो माउंट टेम्परेट फॉरेस्ट के लिए क्या है, पीडीएफ, पॉपुलर, देवदार और सिल्वर फिर। ठीक, सिल्वर फिर। ठीक है, तो सिल्वर को आप साइलेंट कर लीजिए और फिर को जो है वो याद रखिए पीडीएफ के फॉर्म पे। फिर माउंट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है।
माउंट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो लाइट डिमांडर स्पीशीज जो होती है वो पाइनस रॉक्सबर्गी। शेड बियरर जो होता है शेड बियरर जो होता है वो होता है क्वार्कस एसपीपी। और फिर ये होता है रोडोडेंड्रॉन, ये आपका होता है शेड डिमांडर। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो PQR। माउंट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो होंगे लाइट डिमांडर, शेड बियरर, शेड डिमांडर, वो कैसे होंगे PQR के फॉर्म में। ठीक, फिर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, तो वहां पर क्या है हमारा डैम DAM डैम के बेसिस पे। तो इस तरीके से जो है वो आप याद रख सकते हैं। माउंट टेम्परेट फॉरेस्ट के लिए अगर पूछा जाए तो PDF, माउंट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए PQR और ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए डैम। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में शेड बियरर स्पीशी कौन है, आपको नाम दे देगा तो आप किसको टिक करके आएंगे, आर्टोकार्पस SPP, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको MCQ जो है वो बन सकते हैं। चलिए फिर अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर में हमको क्या क्या देखना है वो ये है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंसेप्चुअल पार्ट की। कंसेप्चुअल पार्ट अगेन मैं आपको बताती हूँ, ये आपका ज्योग्राफिकल वाला पार्ट हो गया। डायरनल एंड सीजनल वेरिएशन, मतलब दिन ब दिन और सीजन पे टेम्परेचर का वेरिएशन किस तरीके से होता है। टेम्परेचर जोन्स में आपको जैसे माउंट टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, एवरग्रीन वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, तो इनमें क्या टेम्परेचर जोन्स का डिफरेंट है ना। अगर हम माउंट टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो वो बहुत ही हाई टेम्परेचर जोन जो होता है वहां पर आपको मिलेंगे वो फॉरेस्ट जो है। और वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जनरली यूजुअली आपको आईसी एरिया में, जहां पर स्नोई एरियाज में आपको मिलते हैं। ठीक, फिर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, विंड डायरेक्शन, क्लाउड, ये सब आपके क्या हो गए, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गए। फिर हम देखते हैं उनकी इंपॉर्टेंस, कि टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो टेम्परेचर का किसी भी स्पीशीज को या किसी भी फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर क्या मायने रखता है वो पढ़ेंगे हम, और फिर हम उसके इफेक्ट को देखेंगे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं टेम्परेचर इफेक्ट को। अगर मैं टेम्परेचर इफेक्ट की बात करूं तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये हम बात करने वाले हैं कार्डिनल टेम्परेचर की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कार्डिनल टेम्परेचर की। कार्डिनल ना, कार्डियोनल नहीं, कार्डिनल। ठीक, तो कार्डिनल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कार्डिनल टेम्परेचर क्या होता है कि कोई भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है। कोई भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है। उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल टेम्परेचर कहते हैं। अब लेट्स से कि ये जो सीड है, ये कोई स्पीशी है, इसको जर्मिनेट करने के लिए 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत है। तो ये सीड का क्या हो गया, कार्डिनल टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कार्डिनल टेम्परेचर क्या होता है। ठीक, तो एक पर्टिकुलर सीड को जर्मिनेट होने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्डिनल टेम्परेचर कहते हैं। जनरली 25 to 35 डिग्री सेल्सियस अगर हमने कहा तो जनरली हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज की बात करते हैं। तो वहां का जो कार्डिनल टेम्परेचर होता है वो होता है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अब इशू कहाँ आ रहा है, इशू यहाँ आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक, अब जहां पर एवरेज टेम्परेचर या कार्डिनल टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस है, इसको ऐसे समझिए कि ये हिमालय है। ठीक, और ये हो गया हमारा लैंड एरिया। ठीक, और यहाँ पर ये हो गए हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली 25 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहीं पे आपकी क्या करती है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो ग्रो करती है। ठीक, तब यहाँ पर जो स्पीशीज ग्रो कर रही है उसको ग्रो करने के लिए कितने टेम्परेचर की जरूरत है, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत है। लेकिन अब क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से यहाँ का जो कार्डिनल टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर था, वो कितना हो गया, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, है ना, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तो हिमालय में भी हुई ना, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तो हिमालय में भी हुई। तो यहाँ का जो टेम्परेचर था लेट्स से वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस था,
तो अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ कि यहाँ की जो स्पीशीज थी वो क्या हो गई, माइग्रेट होके किधर आ गई, यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर उनको जो है वो कार्डिनल टेम्परेचर अवेलेबल है जहां से वो क्या हो रही है, ग्रो कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो वो स्पीशीज फेल हो गई बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना। लेकिन ये जो स्पीशीज है वो माइग्रेट होके कहाँ पहुंच गए, हिमालय पहुंच गए, क्योंकि वहां पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो कार्डिनल टेम्परेचर मेंटेन हो गया था जिसकी उसको जरूरत थी, है ना। तो ये क्या होता है आपका कार्डिनल टेम्परेचर, कार्डिनल टेम्परेचर की वजह से किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, ये टेम्परेचर इफेक्ट किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ में इफेक्ट कर रहा है, यही आपका क्या होता है, टेम्परेचर इफेक्ट होता है। ठीक, अगर वैसे देखा जाए तो सीड जो है वो क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, सीड माइग्रेशन जो है वो ऊपर की तरफ जो है माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब अर्थ में सीड्स जो है वो इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, अर्थ में सीड्स जो है वो इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक, यही आपका क्या है, सीड माइग्रेशन हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, सीड जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं। फिर क्या होता है, ओहो हो, तो गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड। ठीक, एक्चुअली मुझे ये ग्राफ समझाना था इस वजह से, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब फोटोसिंथेसिस पे देखते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है फोटोसिंथेसिस पर। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। अगर कोई प्लांट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है कि फूड मेकिंग प्रोसेस है ना। और रेस्पिरेशन की बात करें, प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी कर रहा होता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, कंज्यूम करने का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन कंज्यूम करने का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये आप ग्राफ देख रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो क्या कर रही है, 30 डिग्री सेल्सियस पे जो है टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से, एक सेकेंड, 30 डिग्री सेल्सियस, आप ऐसे देख लीजिए, पेन लाने से फिर वो चीजें वापस आ जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं उनका थोड़ा टेक्नोलॉजी में डब्बा गुल होता है, रियली सॉरी फॉर दिस। ठीक, बड़ी मुश्किल से तो मैंने अभी पीपीटी बनाना सीखा इतने अच्छे से। चलिए देखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 30 डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस की रेट इस टाइम पे बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो कम हो रही है। अगर वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये थर्मल डेथ पॉइंट आ गया। ठीक, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो उस टाइम तक हो ही नहीं पाएगी, पेड़ पौधे जो है वो मर जाएंगे, है ना। तो ठीक वैसे देखिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ रही है तो फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेस्पिरेशन रेट भी जो है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो कम होती जा रही है। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस, लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, कंज्यूम करने का प्रोसेस, है ना। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो तो बढ़ रही है और कम हो रही है, और रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा तरीका है इसको कोरोना वाली स्थिति से समझिए। ठीक, अभी जो सिचुएशन चल रही है उससे समझिए कि इनकम तो जीरो है भाई, पर एक्सपेंडिचर फुल ऑन हो रहा है ना। यही तो अभी हम सब इसी कंडीशन से तो जूझ रहे हैं कि आय का जो जरिया है वो तो बंद हो गया है, लेकिन खपत का जो संख्या हो गई है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो ठीक वैसा ही हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो तो कम हो गई है ना, लेकिन रेस्पिरेशन रेट जो है वो तो बढ़ ही रही है। तो क्या होता है कि प्लांट पे एक स्टोरेज एनर्जी होती है, प्लांट जो है वो अपनी एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं उस वक्त के लिए कि जैसे सपोज जैसे कि अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो अगर फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो स्लो हो गई है तो उन्होंने जो बची हुई स्टोरेज एनर्जी है उसको भी तो उन लोगों ने क्या कर लिया, पूरी तरीके से उन लोगों ने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो अब क्या होगा, इससे रिजल्ट क्या मिलेगा हमको कि जो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करेगा वो लो क्वालिटी सीड्स होंगे।
प्लांट सीड्स तो प्रोड्यूस करेगा, जितने नंबर ऑफ सीड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है उतने नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करेगा, सीड्स प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं होगी। कमी कहाँ पर आएगी? उसकी क्वालिटी में, है ना। तो क्या होगा कि प्लांट्स ने जो एनर्जी स्टोर कर रखी है वो भी खत्म हो गई, खत्म होने की वजह से अब वो जो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सीड तो प्रोड्यूस करेंगे लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो पूरी तरीके से गिर गई। तो एक जो है ये भी इफेक्ट है किसका? टेम्परेचर का। ठीक, फिर आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन अगर टेम्परेचर जो है अगर कम ज्यादा हुआ तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं हुआ तो उससे भी क्या होगा कि प्लांट या जो ट्री जो है वो भी खराब हो सकता है, डिके हो सकता है। ठीक, फिर वाटर एब्जॉर्प्शन। डेफिनेटली अगर प्लांट जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट में, जितनी अमाउंट में उसको वाटर एब्जॉर्प्शन की जरूरत है, अगर वो उतने अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो उसको डिजायर्ड अमाउंट में मिनरल्स नहीं मिलेंगे। डिजायर्ड अमाउंट में मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगा, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना। अगर सपोज ग्लोबल वार्मिंग है, बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है प्लांट की वो कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक, तो वाटर एब्जॉर्प्शन अगर कम हो गया है तो क्या होगा कि प्लांट को जो है वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक, फिर क्या होता है, एक लास्ट जो है जैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी। आपको पता होगा कि ह्यूमन बींग्स में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से अगर हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उनको डाइजेस्ट होने में कौन हेल्प करता है? एंजाइम्स हेल्प कर रहे होते हैं। तो वैसे ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्लांट्स में भी होती है। ठीक, कैसे? जैसे प्लांट एंजाइमेटिक एक्टिविटी अगर हम ह्यूमस की बात करें, ठीक, तो क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो संख्या होगी वो काफी ज्यादा होगी। अगर पेड़ से कोई पत्ती जो है वो डिकम्पोज होके नीचे गिर जा रही है और पत्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है और पत्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको पूरा डिकम्पोज कर देंगे और वो एक तरीके से मैन्योर का काम करेगा उस प्लांट को ग्रो करने में, है ना। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी। लेकिन अगर हम थोड़े आइस वाले सोई एरियाज में चले जाएंगे जहाँ का टेम्परेचर काफी लो है, तो वहां पर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनकी जो संख्या होती है वो थोड़ी कम होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एज कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल रीजन। तो वहां पर जो ह्यूमस है वो कम बनेगा। ह्यूमस कम बनेगा तो क्या होगा कि प्लांट को जो है वो प्रॉपर जो है वो मिनरल्स और वो मैन्योर्स और वो जो है जो उनको नेचुरली मिल रहे थे वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है कि वो पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से भी प्लांट का जो ग्रोथ है वो क्या करता है? कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक, तो डियर व्यूअर्स आज के हम इस लेक्चर को यही वाइंड अप करते हैं, और आई होप आज हमने जो भी चीजें पढ़ी, जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए, आप लोग उससे अवेयर हो गए होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अब से मेरी जो क्लासेस है वो रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती जाएंगी, एंड नो नीड टू वरी एट ऑल। एंड सो सॉरी फॉर द लेट अपलोडिंग ऑफ द लेक्चर्स। एक्चुअली मैं घर पे बहुत ही ज्यादा बिजी थी, और फिर घर वालों का भी होता है, आप समझ सकते हैं कि शादी का माहौल है, तुम ये सब क्यों कर रही है, ऑल सो सॉरी फॉर दिस। बाकी आप सभी का सपोर्ट काफी अच्छा मिल रहा है ना, आई एम सो ग्लैड कि आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर योर प्रीशियस सपोर्ट। आगे भी ऐसे सपोर्ट करते जाइए, एंड आई प्रॉमिस यू कि आप लोगों के एग्जाम तक मैं पूरा सिलेबस जो है मैं बहुत ही अच्छे से कवर करवा दूंगी, और सब कुछ अच्छा होगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।